तो आज की क्लास में जो है हम लोग इंग्लिश का एक जो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग रूट्स। द नाइट ट्रेन एट दिल्ली स्टेशन हम लोग पढ़े थे, जहां पे हम नाइट ट्रेन एट दिल्ली स्टेशन में हम लोग पूरे स्टोरी को समझे थे। हम लोग ये सेकेंड स्टोरी जो है पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग रूट्स। तो स्ट्रॉन्ग रूट्स मेनली जो है ना, इसके पहले भी जो क्लास 12 था ना, जो ओल्ड सिलेबस था, उसमें भी ये चैप्टर था। बाकी सारे चैप्टर को हटा दिया गया है न्यू सिलेबस में, लेकिन इसको रखा गया है। तो इसको रखने का कुछ रीजन है ना। बाकी सबको हटा दिया गया, इसको रखा गया, तो इसका रखने का भी कोई रीजन है। सबसे बड़ा बात है कि जो स्ट्रॉन्ग रूट्स है ये लिखा गया एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और जैसे कि हम लोग को पता है, हर बच्चा हमारे देश में जानता है कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा अगर तुम लोग को बताए, सो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में देखो। सो पहले तो एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है। एपीजे, एपीजे का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अबुल, पी का मतलब होता है पाकिर, और जे का मतलब होता है जैनुलुद्दीन, और उसके बाद आता है अब्दुल कलाम। ये उनका पूरा नाम है। और इनके पूरे नाम में जो है इनके पूरे फैमिली का नाम आ जाता है। ए का मतलब अबुल, अबुल इनके ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो समझे, परदादा। पाकिर इनके क्या है? ग्रैंडफादर है, यानी दादाजी। जैनुलुद्दीन इनके पापा है, और पूरा नाम अब्दुल कलाम जोड़ दो तो ये उनका पूरा नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम का थोड़ा अगर उनके बायोग्राफी के बारे में जाना जाए, लाइफ के बारे में जाना जाए, तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो है 1931 में होता है। बहुत पहले होता है, आजादी से पहले क्या होता है, इनका जन्म होता है। और इनका जो मृत्यु होता है वो 2015 में होता है। एपीजे अब्दुल कलाम को हमारे देश में जो है ना, कहा जाता है कि फ्रॉम अ पेपर बॉय टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक पेपर बेचने से लेकर देश के राष्ट्रपति तक बनने का जो सफर है ये देखने को मिलता है। और एपीजे अब्दुल कलाम का तुम जीवन देखो ना, तो एक थोड़े क्या बोलेंगे, शर्मीले इंसान थे, थोड़े नाटे, बेढंगा फेस, और स्कूल में भी सबसे लास्ट पैदान पे बैठते थे। क्यों पैदान पे बैठते थे? क्योंकि ये एक तो मुस्लिम थे एपीजे अब्दुल कलाम, और दूसरा क्या, मुस्लिम धर्म में भी सबसे छोटे जाति में थे, मल्लाह के बेटे थे। मल्लाह मतलब तुम समझते हैं, जो नाव चलाता है उसका जो बेटा होता है। तो ये मल्लाह फैमिली से बिलोंग करते थे। तो समाज में इनको उतना ज्यादा वो तवज्जो नहीं दिया जाता था जो तवज्जो समाज में, मुस्लिम समाज में खान को दिया जाता है ना। यही कारण है कि इनको सबसे पीछे बैठा जाता है। ये बैक बेंचर थे, लेकिन बैक बेंचर होने के बावजूद भी आज उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारे देश में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है वो एपीजे अब्दुल कलाम का है। वो चाहे एक मिसाइल बनाने से लेकर, एक सुई से लेकर चांद तक जाने का जो सफर है हमारे देश में, इस सफर को शुरू करने में और उतना दूर ले जाने में जो है एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ और चीज बताया जाए तुमको, तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11th प्रेसिडेंट थे। 2002 से लेकर 2007 तक ये देश के क्या थे? राष्ट्रपति थे। एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जब इनका राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो कोई भी ऑपोजिशन इनके सामने खड़ा नहीं हुआ था। यानी एक ऐसे व्यक्ति जिसका कोई विरोधी नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई, मतलब क्या बोलेंगे, कोई इसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहता ही नहीं था। इतना बड़ा व्यक्ति के सामने हम क्या खड़ा हो। और ये देश के राष्ट्रपति बनते 2002 से लेकर 2007, देश के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे जो है बैठते हैं। और एक और चीज के लिए जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, सिंप्लिसिटी। इतना बड़ा कुछ होने के बावजूद भी ये कभी भी क्या करते थे, बड़ा सिंपल रहा करते थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति रह चुके हैं। देश का परमाणु बम बनाने में जब देश चाइना पाकिस्तान सब बना रहा था और हमारे देश के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा था, तो उस टाइम पे हमारे देश को संभाले और देश को परमाणु बम और न्यूक्लियर बम अगर किसी ने दिया तो है एपीजे अब्दुल कलाम। इसरो जब बना था तो उसमें पता था क्या था? इसरो एक गाय का, देखोगे जो चौबाल होता है जहां पे गाय रखा जाता है, खाना खिलाया जाता है, वो एक जगह था। उस गाय के चौबाल को साफ करके वहां पे इसरो का लैब वगैरह बनाए थे। और आज इसरो देखने में कितना बड़ा लगता है।
तो वहां से वहां तक का सफर ये तय किए। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे ना जो अपने देश के लिए जीवित रहे, देश के लिए अपना पूरा जीवन क्या किए, लगा दिया। इतना देश के कामों में व्यस्त थे, देश के लिए इतना कामों में व्यस्त थे कि इनका शादी वगैरह, ये शादी का डेट भी भूल गए थे। घर पे तो बारात तो गया ही नहीं, इंतजार करता रह गया लड़की वाला कि अब बारात आएगा, हुआ ही नहीं। इतना बिजी हो गए थे मिसाइल बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, परमाणु बम बनाने में, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा का बात था इनके ऊपर। और उस समय हमारे देश में लिटरेसी रेट इतना नहीं था, उस समय हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा था, और ऊपर से गरीबी के साथ साथ जो है बाहरी तरीके से हम सुरक्षित नहीं थे। पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका हमेशा धमकाता था। तब जाकर जो है इनके टीम और ये मिलकर जो है इन्होंने क्या किया, एक परमाणु बम बनाया, और तब जाकर देश को एक राष्ट्रीय सुरक्षा मिला। तो ये इनका थोड़ा सा क्या है, इंट्रोडक्शन था। ये जो स्ट्रॉन्ग रूट्स हम लोग देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत। रूट्स मतलब क्या होता है, ये इस स्ट्रॉन्ग रूट्स इज रेफर्स टू द चाइल्डहुड लाइफ ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। यानी यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रूट्स जो स्टोरी है ना, ये एक्चुअली क्या है, इनके चाइल्डहुड के लाइफ के बारे में, चाइल्डहुड स्टेज के बारे में ये बताते हैं कि जब मेरा बचपना था, हर बच्चे का एक बचपना होता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का भी बचपना था, और ये अपना इनका बचपना कैसा गुजरा, बोलते बहुत मजबूत था, मेरा बचपना बहुत सिक्योर था, मेरे पेरेंट्स जो थे मेरे को वही कुछ देते थे जो कुछ जरूरी होता था, लग्जरियस और कंफर्टेबल चीज हमेशा नहीं देते थे, क्योंकि इनके पेरेंट्स का मानना था हद से ज्यादा सुविधा दे देना भी इंसान को क्या बना देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है उसके गोल और उसके विजन से। ज्यादा अगर किसी को सुख मिल जाए, ज्यादा किसी को अगर कंफर्ट मिल जाए, आराम मिल जाए, तो उस जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। इसलिए हमेशा एक बच्चों को उतना ही लाड़ प्यार दुलार करना चाहिए जितना कि उसके लिए और उसके ड्रीम के लिए सही है, वरना ज्यादा अगर आप कर देते हो तो बच्चा वहां पे ही हाथ से निकल जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि इनका जो बचपना रहा है ना, बहुत स्ट्रांग रहा है, और वही कारण है कि बेस स्ट्रांग था। तो जो आगे जो इनका साइंस और टेक्नोलॉजी में जो उन्होंने किया, वो इसलिए कर पाए क्योंकि इनका चाइल्डहुड बहुत गजब था। और इस पूरे स्ट्रांग रूट्स में बताते हैं कि ये आज जहां कुछ कहीं भी है, एक छोटे से गांव से निकल के एक छोटे से रामेश्वरम आइलैंड पे रहने वाला एक मल्लाह का बेटा, जो जिसका घर बहुत गरीबी में था, वहां से जो है आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाता है, देश का राष्ट्रपति बना, और आज देश दुनिया हर जगह जानते। ये एक ऐसे पर्सनालिटी है ना एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको इंट्रोडक्शन देने का कोई जरूरत नहीं, पूरा देश दुनिया जानता है कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन है और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। एक छोटे से मल्लाह के घर में पैदा होने वाले बच्चे जो एक छोटा सा सपना लेकर गांव से बाहर निकला, एमआईटी गया, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से जो है उसका सफर शुरू होते हैं और ये भारत के एरोनॉटिक्स में जाते हैं। तो इनके बारे में जो है हम लोग अब समझते हैं। बट स्ट्रॉन्ग रूट्स जो है ये एक्चुअली क्या है, ये कहां से लिया गया है, लिख लो, आता है एग्जाम, द विंग्स ऑफ फायर, है ना। द स्ट्रॉन्ग रूट्स प्रूव्स इज द कलेक्शन फ्रॉम द विंग्स ऑफ फायर। यानी जो स्ट्रॉन्ग रूट्स जो प्रोज है ना, ये एक्चुअली उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया। उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, द विंग्स ऑफ फायर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो एक ही ऑटोबायोग्राफी है, द विंग्स ऑफ फायर। उसी विंग्स ऑफ फायर में एक छोटा सा कलेक्शन है स्ट्रॉन्ग रूट्स, जो इनके चाइल्डहुड, बचपना और शैशवावस्था को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोलते हैं। अब इनके पूरे इनका बचपना को हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखो, आई वॉज बॉर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। बुक तो थोड़ा देखो, जो अंडरलाइन करवाएंगे कर लेना, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है एचएस में। देखो, आई वॉज बॉर्न इनटू अ मिडिल क्लास, अच्छा यहाँ पे आई का मतलब होता है खुद एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मेरा जन्म जो है एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, एक मध्यम वर्गीय
तमिल परिवार में हुआ था, इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। पहला तो अंडरलाइन करो, मिडिल क्लास, इनका जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में होता है। देखो ये तो तमिल फैमिली, ये तो साउथ में पैदा होते हैं, तो मिडिल क्लास एक मध्यम वर्गीय परिवार में क्या होता है, इनका जन्म होता है। अच्छा, कौन सा आइलैंड में इनका जन्म होता है? आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। कौन सा टाउन? रामेश्वरम, जो कहां पे है? इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। पहले मद्रास स्टेट होता था, आज मद्रास स्टेट का नाम क्या है? तमिलनाडु। आज मद्रास को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु। तमिल के आधार पे तमिलनाडु हो गया, है ना। सो पहले नाम था तमिलनाडु का मद्रास, लेकिन आज नाम क्या है? तमिलनाडु। सो ये बोलते हैं मेरा जन्म जो है रामेश्वरम, यानी जो मद्रास में पहले आता था रामेश्वरम, उसी छोटे से एक आइलैंड में क्या होता है, इनका जन्म होता है। आइलैंड मतलब रामेश्वरम जो एक ऐसा जगह था ना, चारों तरफ क्या था? पानी था, और बीच में क्या था? एक सरफेस था, इसलिए उसको कहा गया आइलैंड। माय फादर जैनुलब्दीन, अंडरलाइन करो। आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम? सो इनके पिता का नाम था जैनुलब्दीन, इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था। हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। अच्छा, इनके जो पिता थे जिनका नाम जैनुलब्दीन था, नहीं इनके पास क्या था? ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन था, नहीं ज्यादा ये पढ़े लिखे थे, और नहीं ज्यादा ये क्या थे? वेल, नहीं ज्यादा ये धनी थे, नहीं इनके पास ज्यादा पैसा कौड़ी था, और नहीं ज्यादा ये क्या थे? औपचारिक शिक्षा लिए थे, यानी ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, और ज्यादा इनके पास धन वगैरह भी नहीं थे। डिस्पाइट, इसके बावजूद, दिस डिसएडवांटेजेस, 170 डिसएडवांटेजेस है ना पैसा है, ना पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ही पोजेस्ड, he is refers to his father, he possessed, वो क्या पोजेस करते? वो रखते थे, क्या रखते थे? उनके पास क्या था? ग्रेट इनेट विजडम। ग्रेट इनेट विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धि, समझदारी। जरूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई से ही समझदारी नहीं आता है, समझदारी समाज से भी आ जाता है। समझदारी अगर आप क्या करते हो? समाज में रहते हो, ठोकर खाते हो, तो आपको समझ में आ जाता है क्या सही है क्या गलत है ना। तो पढ़ाई लिखाई करने से ही समझदारी नहीं आता है, बल्कि समाज में रहने से, अलग अलग परेशानी और दुखों से गुजरने से भी लोग क्या हो जाते हैं? समझदार बन जाते हैं, मैच्योर बन जाते हैं, है ना। कहा जाता है ना कि किताबें से जो है, किताब से ज्यादा समाज आपको और लोग आपको क्या बना देते हैं? मैच्योर बना देते हैं। यहाँ पे डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, मतलब भले उनके पास ना शिक्षा था ना धन था, लेकिन इन सारे डिसएडवांटेज के बावजूद भी उनके पास क्या था? बुद्धि था। और क्या था? ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, उनका जो सोल था बड़ा ही सिंपलिसिटी था, बड़ा ही साधारण, ट्रू जेनरोसिटी। एक सत्यवादी व्यक्ति थे, जो कभी भी क्या करते थे? एकदम सच्चाई को लेकर क्या करते थे? चला करते थे, है ना। जो सही होता था उसको सही मानते थे, जो गलत होता था उसको गलत मानते थे, यानी ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, यानी दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति थे। और क्या बोल रहे हैं? ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, उनके पास क्या था? उनकी सहायता करने के लिए एक आइडियल हेल्पमेट था, यानी एक आदर्शवादी उनके दंपति थे। कौन थे? ए माय मदर। और उनका सहायता करने के लिए उनकी पत्नी जो मेरी माँ है, उनके नाम क्या था? आसी अम्मा। अंडरलाइन करवाएगा। What is the name of the APJ Abdul Kalam mother? यानी APJ अब्दुल कलाम की माता का नाम क्या था? आसी अम्मा। I do not recall the exact number of people she fed every day. देखो, APJ अब्दुल कलाम का जो घर था ना, वो जॉइंट फैमिली था, जहां पे 30 से ज्यादा लोग इनके एक ही घर में रहा करते थे। 30 से ज्यादा एक ही परिवार मतलब घर में रहा करते थे, और ऊपर से गरीब कमाने वाला 2 जन। उसके बाद भी ये लोग इतने दयालु थे, इतने जेनरोसिटी, इतना मतलब दिल के बड़े इंसान थे कि आई डू नॉट रिकॉल, कहते मेरे को याद नहीं है अच्छे से कि द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी सही संख्या मेरे को नहीं पता है लोगों का, सी फेड एवरी डे, जहां पे मेरी माता उनको क्या करती थी? खिलाती थी। बट लेकिन आई एम क्वाइट सर्टेन दैट, बट मैं पूरे तरीके से श्योर हूं कि फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। पर मेरे को इतना जरूर सटीक तरीके से याद है कि हमारे फैमिली मेंबर से ज्यादा तो बाहर वाले क्या करते थे? हमारे साथ आकर क्या करते थे?
खाते थे। माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल, अंडरलाइन करो। माई पेरेंट्स यानी किसके पेरेंट्स को बोला जा रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम के जो पेरेंट्स थे उनको समाज में और उस जगह पे क्या जाना जाता था? एक आइडियल कपल, यानी दोनों ही बहुत अच्छे एक कपल थे, एक आइडियल कपल थे, माँ भी और उनके पिता भी। माई मदर्स लिनेज, लिनेज मतलब पूर्वज, मेरी माँ के जो पूर्वज है वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड, वो बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है, फेमस है। वन ऑफ आवर फोरबियर, उनके परिवार के एक सदस्य, हैविंग बीन बेस्टेड द टाइटल ऑफ बहादुर बाय द ब्रिटिश, उनके परिवार के एक सदस्य को जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या दिया गया था? बहादुर का टाइटल दिया गया था। अंडरलाइन करना, किसके द्वारा दिया गया था? बाय ब्रिटिश। किसको दिया गया था? मदर्स फॉरबियर्स, यानी उनके परिवार के एक सदस्य को। किसके परिवार के? इनके मां के परिवार में किसी एक को कौन सा टाइटल दिया गया था? बहादुर। देखो उस टाइम पे बहादुर का उपाधि तो इंडियंस को नहीं दिया जाता था, लेकिन जो सचमुच बहुत अच्छा काम किए थे, बहादुरिता दिखाए हुए हैं, उनको क्या दिया जाता था? बहादुर की उपाधि दिया जाता था। तो एपीजे अब्दुल कलाम के जो मां है उनके परिवार में किसी एक को क्या दिया गया था? ये उपाधि दिया गया था। तो इसीलिए वो क्या, इनका परिवार बहुत ज्यादा क्या जानता था? समाज में बहुत ज्यादा लोकप्रिय था, समाज में बहुत ज्यादा लोग रिस्पेक्ट देते थे। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, मैं भी उन बच्चों में से एक था, क्योंकि इनके घर में तो एक ये अकेले तो थे नहीं, बहुत सारे और बच्चे हैं। सो बोलते हैं आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, मैं उन सभी बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय, बड़ा छोटा सा, नाटा सा, विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, जो क्या है? अनडिस्टिंग्विश्ड लुक मतलब बेमेल चेहरा, यानी क्या? एक तो छोटा लड़का है, दूसरा क्या? बेढंगा चेहरा, यानी बेमेल चेहरा, मतलब उनका जो चेहरा है एपीजे अब्दुल कलाम का चेहरा माँ बाप से नहीं मिलता था, इसलिए कहा जाता अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। इन्हें अपने माँ बाप पे गए ही नहीं थे, माँ बाप के चेहरा से बिल्कुल इनका चेहरा क्या था? अलग था। एक तो छोटा और दूसरा क्या थे? अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। आए एपीजे अब्दुल कलाम देखने में कैसे थे? अ शॉर्ट बॉय विद अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट, लेकिन पैदा किससे हुए थे? टॉल एंड हैंडसम पेरेंट, एक लंबे कद के और बहुत सुंदर पेरेंट्स से ये पैदा हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं गए थे, इसलिए इनको कहा गया अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। अंडरलाइन करना, इनके पेरेंट्स क्या थे? कैसे थे? टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। आगे क्या बोल रहे हैं? We lived in our ancestral house, हम लोग रहा करते थे कहां पे? एंसेस्ट्रल हाउस मतलब पुश्तैनी घर पे, which was built in middle of 19th century। अंडरलाइन करो, जो कब बना था ये एंसेस्ट्रल हाउस, जो पैतृक आवास में हम लोग रहते थे, इसका ये कब बना था? मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में, है ना? मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये क्या था? एक लार्ज पक्का हाउस था, मतलब बहुत बड़ा पक्का ईंट से बना हुआ घर था। और क्या अंडरलाइन करना? मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स, किससे बना था ये बिल्डिंग? लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर, और ब्रिक मतलब ईंट से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कहां पे था? कहां पे है? मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में जो रास्ता पे जो मस्जिद है, ठीक वहीं पे मेरा हम लोग का क्या है? ये एंसेस्ट्रल हाउस है। समझ में आया तक? आगे, माई ऑस्ट्री फादर, मेरे जो ऑस्ट्री मतलब मेरे संयमी पिताजी, माई ऑस्ट्री फादर, मेरे संयमी पिताजी, यूज टू अवॉइड, ये क्या करते थे? मना करते थे यूज करने से, क्या? ऑल इनएसेंशियल, इनएसेंशियल याद रखना, एसेंशियल नहीं, इनएसेंशियल, यानी जो अनावश्यक है, यानी जो आवश्यक नहीं है, उन तमाम चीजों को क्या करते थे? अवॉइड करते थे उपयोग करने से। क्या अवॉइड करते थे? कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, कोई भी अगर आरामदायक चीज है या लग्जरियस चीज है तो उन चीजों को मेरे पिता क्या करते थे? संयमी पिताजी अवॉइड करते थे उन चीजों को इस्तेमाल करने से, क्योंकि उनका कहना था ये चीजें जो है तुमको
तुम्हारे ड्रीम, तुम्हारे गोल से क्या कर सकती है, भटका सकती है। However, हालांकि all necessities were provided for, हालांकि इसके बावजूद भी ऐसा नहीं था, लेकिन हालांकि इसके बावजूद उनको सारा जितने भी जो जरूरत के सामान होते थे वो प्रोवाइड करते थे उनके पिता, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ फूड, खाना, मेडिसिन, दवा और क्लोथ यानी कपड़ा, जो नेसेसिटी वाला चीज था। और क्या बोले, इनफैक्ट यहां तक कि आई वुड से मैं ये कह सकता हूं, माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। माइंड मतलब मेरा जो चाइल्डहुड था, यानी जो बचपना था, वो बहुत ही सिक्योर था, काफी सुरक्षित, और कैसे, मैटेरियली एंड इमोशनली, दोनों तरीके से सुरक्षित था। मैटेरियली, मैटेरियली का मतलब क्या होता है, भौतिक तरीके से, यानी जो कुछ चाहिए वो मिला मेरे को मैटेरियली, जितना मेरे को जो चाहिए होता था वो सारा सामान मिला, और इमोशनली, और एक तरीके का भावनात्मक सपोर्ट भी हमको मिला, यानी जितना प्यार, जितना सहारा मिलना चाहिए पेरेंट्स से उतना भी मेरे को मिला, और पेरेंट्स से जितना हमको सामान मिलना चाहिए था अपने जीवन में, रॉ मटेरियल्स, वो सब कुछ हमको भी प्राप्त हुआ। समझ आया? आगे, आई नॉर्मली एट विथ माई मदर। अब क्या कहते हैं, ये कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम कि मैं बचपन में क्या करता था, मैं नॉर्मली, साधारणता है, अपने माँ के साथ खाना खाते थे। आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, अंडरलाइन करो, ये खाना किसके साथ खाते थे, अपने माँ के साथ खाते थे। सिटिंग, और कहां पे बैठ के खाते थे, सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ किचन, यानी जो किचन का फ्लोर है उसके ऊपर बैठ के, बच्चा थे उसके ऊपर बैठ के माँ के साथ क्या करते थे, खाना खाते थे। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ, और माँ क्या करती थी, खाना देने से पहले, साउथ इंडियन में क्या होता है, सबसे पहले एक केला का पत्ता दिया जाता है, लीफ बिफोर मी, मेरे सामने, और ऑन विच शी देन लेडन राइस, और वहां पे वो एक कलछुल क्या करती है, राइस डालती है, एंड एरोमेटिक सांबर, और एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब था स्मेल करने वाला, जो जिसमें थोड़ा सुगंध है, एरोमेटिक सांबर, एरोमेटिक यानी थोड़ा स्मेल करने वाला जो सांबर होता है, सुगंध देने वाला जो सांबर होता है वो डालती है माँ, और अ वैरायटी ऑफ साग, एकदम तीखा वाला, क्या करती है, तीखा वाला वैरायटी, अलग अलग वैरायटी का वहां पे क्या करती है, तीखा वाला होम मेड पिकल, यानी जो अचार है, अलग अलग तरीके का अचार जो है माँ दिया करती थी, एंड अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और एक चम्मच एकदम फ्रेश कोकोनट से बना हुआ चटनी दिया करती थी। यही ना खाना है साउथ इंडियन का। सो तो बोलती थी कि ये सब कुछ दिया जाता था, तो इसको याद रखना। अब आगे बढ़ते, द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम। बोलते हैं ये जो रामेश्वरम को फेमस किस लिए, रामेश्वरम को क्या चीज फेमस करता है, शिवा टेम्पल। है जो रामेश्वरम उनके शहर में जहां पे रहते थे, उस शहर में एक मंदिर था, शिव मंदिर। वो मंदिर बहुत जागृत मंदिर था, वो मंदिर बहुत पुराना मंदिर था, और उसके लिए ये रामेश्वरम बहुत फेमस था पिलग्रिम के लिए, पर्यटक के लिए, तीर्थ स्थान के लिए। जो श्रद्धालु है वो वहां पे आया ही करते थे, और यही कारण है कि रामेश्वरम इतना ज्यादा एक लोकप्रिय शहर बन गया। Was about a 10-minute walk from our house, अंडरलाइन करो, कितना मिनट हमारे घर के दूरी पे था और शिवा टेम्पल, 10 मिनट के पैदल, हमारे घर से कितना मिनट लगता था, 10 मिनट लगता था पैदल चलकर शिवा टेम्पल। आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, अंडरलाइन करो, ये कहते हैं कि हम जहां पे रहते थे वो ज्यादातर वो क्या था, मुस्लिम एरिया था, है ना, बट लेकिन मुस्लिम एरिया होने के बावजूद भी देयर वेर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज टू, लेकिन मुस्लिम एरिया होने के बावजूद भी वहां पे बहुत सारे हिंदू फैमिली बड़े अच्छे से फैमिली की तरह एक साथ रहते थे। लिविंग एमिकेबली, एमिकेबली का मतलब होता है एक साथ भाईचारे की तरह मुस्लिम नेबर्स के साथ रहते थे, है ना, मुस्लिम जो पड़ोसी थे, आस पड़ोसी, उनके साथ मिलजुल कर भाईचारे की जैसा रहते थे। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी, क्या बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, हम लोग के मोहल्ला में जो है एक बहुत पुराना क्या था, मस्जिद था, हाँ, वेयर माई फादर वुड टेक मी, जहां पे मेरे पिता मेरे को ले जाते थे फॉर इवनिंग प्रेयर, अंडरलाइन करो इवनिंग प्रेयर।
इनके पिताजी इनको मस्जिद ले जाया करते थे। कब? कौन सा प्रेयर में? इवनिंग प्रेयर, शाम के प्रेयर में ले जाया करते थे। आई हैव नॉट द फैंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ अरबिक प्रेयर। ये बोलते हैं मेरे को नहीं पता है, ये बोलते उसमें तो ये बचपन बच्चा रहते हैं, जाते हैं पापा के साथ, तो मस्जिद में जो अजान होता था अरबिक में होता था, तो इनको समझ में नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि वो बोलते आई हैव नॉट द फैंटेस्ट आइडिया, मेरे को सही सही आइडिया नहीं है मीनिंग ऑफ अरबिक प्रेयर। ये जो मस्जिद में अरबिक जो प्रेयर होता था, प्रार्थना होता था, उसके बारे में मेरे को सही से पता नहीं है। बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड, मेरे को उसके मीनिंग के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं पूरे तरीके से सहमत था। क्या सहमत था? दैट की देयर इज गॉड। ये जो प्रार्थना करते हैं ना, ये कहां जाता है? भगवान और अल्लाह की तरफ, अल्लाह तक पहुंचता है इनकी प्रार्थना। When my father came out the mosque, जब मेरे पिता क्या करते थे? मस्जिद से बाहर आते थे। आफ्टर द प्रेयर, यानी प्रेयर करने के बाद, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस वुड बी सिटिंग आउटसाइड। अंडरलाइन करो, जब इनके पिता मस्जिद से बाहर आते थे तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट अलग अलग धर्म के लोग जो है मस्जिद के बाहर इनके पिता का इंतजार करते थे। वेटिंग फॉर हिम मतलब इनके पिता का इंतजार करते थे। मेनी ऑफ देम, बहुत सारे इनमें से, ऑफर्ड बॉल्स ऑफ वाटर। वो क्या करते हैं? ऑफर्स करते हैं। ये जो एक बॉल में वाटर क्या करते हैं? उनको ऑफर करते हैं, उनके सामने हाथ से आगे बढ़ाते हैं। मतलब एक कचोरा में छोटा सा पानी लेकर जो है वो उनके पिता को देते थे, और उनके पिता क्या करते थे? वो डीप हिज फिंगर टिप्स, और उनके पिता उसमें उंगली क्या करते थे? डुबाते थे। एंड से अ प्रेयर, और क्या करते थे? वहां पे प्रार्थना करते थे, यानी उंगली डुबाकर कुछ क्या करते थे? पढ़ते थे। ये जो हम लोग देखते हैं मजार में ऐसा होता है, कई सारे लोग इनवैलिड्स है, कई सारे लोग क्या है? दुखों से ग्रसित है, भूत प्रेत किसी को पकड़ लिया है, तो उस टाइम पे क्या होता है? पढ़ के लोग पानी देते, वो पानी वो लोग ले जाकर पिलाते हैं। तो उसी तरीके का यहाँ पे भी था। और क्या आगे बोल रहे हैं? दिस वाटर है ना, दिस वाटर वॉज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स। और ये जो वाटर होता था जिसको पढ़ के देते थे, ये किसको दिया जाता था? ले जाया जाता था घर पे इनवैलिड्स। इनवैलिड्स मतलब जो बीमार है, जो सिक है, उनको देने के लिए ले जाया जाता था। आई ऑल्सो रिमेंबर, मेरे को ये भी याद है, पीपल विजिटिंग आवर होम, जो लोग होते थे वो हमारे घर पे आया करते थे। ऑफर थैंक्स बीइंग क्योर्ड, जब क्या होते? वो ठीक हो जाते थे तो आते थे हमारे घर पे और थैंक्स कहने आते थे कि आपका दिया हुआ जो सारा चीज है वो काम कर गया और मेरा बच्चा क्या हुआ? ठीक हो गया, है ना। जब ठीक हो जाते थे तो आते थे थैंक्स कहने इनके पिता को। और क्या बोल रहे? फादर ऑलवेज स्माइल, और तब मेरे पिता हमेशा मुस्कुराते थे। और क्या करते थे? आस्क देम, और उनसे कहते थे थैंक अल्लाह द मर्सीफुल, मेरे को मत कीजिए, मेरे को धन्यवाद मत कीजिए, अल्लाह को कीजिए, वो ही मर्सीफुल है, दयावान है, दया दाता है ना। आगे, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स। अंडरलाइन करो यहां पे क्या बोल रहे हैं? हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। देखो, उस रामेश्वरम टेम्पल का एक सबसे बड़ा पुजारी था, जिस पुजारी का नाम था पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। अंडरलाइन करो, आया क्वेश्चन, हु वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल? पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। जो रॉबर्ट में नहीं आया था 2.0, पक्षी क्या था उसको? पक्षी राजन था ना। पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर, जो मेरे इनके पिता के क्या थे? बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। देखो कितना अच्छा इन लोगों की ब्रदरहुड है, इसीलिए वो दिखाया वहां पे। एक हिंदू समाज के सबसे बड़े पुजारी है, बट वो किसके दोस्त है? मुस्लिम समाज में उनके पिता के दोस्त थे, जैनुलुब्दीन के, और वो भी पुजारी। पुजारी मतलब क्या बोले? एक धार्मिक व्यक्ति थे उनके पिता। तो यहाँ पे कह रहे वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरी, मेरे को आज भी याद है वो मेमोरीज, खास तौर पे माय अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में, इज अ टू मैन, दोनों इंसान, ईच इन ट्रेडिशनल अटायर,
दोनों इंसान अपने अपने क्या थे, अटायर में थे। अटायर मतलब अपने अपने कपड़ा, यानी अपने अपने धर्म की कपड़ा पहने हुए थे। हिंदू जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे वो हिंदू रिचुअल्स वाला वो भगवा कलर पहने हुए हैं, और उधर से जो इस्लाम में वो टोपी वगैरह लगा के इनके पिता है। तो बोले दोनों अपने अपने अटायर में हैं और क्या कर रहे हैं, डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, और एक दूसरे को बैठकर स्पिरिचुअल मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं, आध्यात्मिक बातें डिस्कस कर रहे हैं, गॉड, सोल, इन तमाम चीजों के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। When I was old enough, मैं उस समय इतना बड़ा अवश्य था to ask question, मैं इतना बड़ा था कि मैं ये सवाल पूछ सकूं। क्या सवाल पूछते हैं, I asked my father, मैं अपने पिता से पूछ देता हूं about the relevance of prayer। अंडरलाइन करो, क्या पूछ देते हैं, ये सवाल क्या पूछते हैं अपने पिता से, रिलीवेंस ऑफ प्रेयर। वो बोलते हैं जो आप मस्जिद में क्या करते हो, इतना प्रार्थना करते हो, जो गुणगान करते हो, इसका क्या मतलब होता है, आप लोग इतना जो प्रार्थना करते हो इसका रिलीवेंस क्या है। रिलीवेंस मतलब इंपॉर्टेंस, रिलीवेंस मतलब सिग्निफिकेंस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आप लोग इतना ये करते हो। हाँ, तो मेरे पिता कहते हैं, माय फादर टोल्ड मी, तब मेरे पिता मेरे को क्या कहते हैं, बताते हैं, देयर वाज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर, कोई रहस्यवादी चीज नहीं है, कोई बड़ा चीज नहीं है प्रेयर में, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं कि जो तुम नहीं जानते, ये संसार उससे अवगत है, सब कोई जानते हैं, प्रेयर में कुछ नहीं है। रादर, जबकि प्रेयर मेड पॉसिबल, प्रेयर क्या करता है, प्रार्थना तो जस्ट ये संभव बनाता है। क्या संभव बनाता है, अ कम्युनियन ऑफ स्पिरिट बिटवीन पीपल, लोगों की आत्मा को क्या करता है, ईश्वर से जोड़ता है। बस जब आप प्रार्थना करते हो तो आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो, लीन हो जाते हो, तब आप अपना दुख दर्द परेशानी जीवन में भूल जाते हो कुछ समय के लिए, और यही से क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है आत्मा का परमात्मा से, और कुछ नहीं होता है। क्या बोलते हैं, व्हेन यू प्रे, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, सो ही सेड यू ट्रांसेंड योर बॉडी, तुम्हारा बॉडी क्या हो जाता है, पूरे तरीके से परिवर्तित हो जाता है, यानी बॉडी क्या होता है, पूरे तरीके से ट्रांसेंड हो जाता है, बॉडी एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ कॉस्मोस। तुम्हारा जो बॉडी है, आत्मा जो है तुम्हारे बॉडी को छोड़ देता है और किसमें मिल जाता है, पार्ट ऑफ कॉस्मोस, यानी ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है आत्मा, विच नोज नो डिवीजन ऑफ वेल्थ, जहां पे इस ब्रह्मांड में आने के बाद कोई डिवीजन, कोई व्यक्ति डिवीजन नहीं करता है तुम्हारे धन के आधार पे, तुमको तुम्हारा एज नहीं पूछा जाता है, तुम किस जाति को ये नहीं पूछा जाता है, तुम किस रेस से हो ये नहीं पूछा जाता है, बस केवल आप अपना ध्यान ईश्वर के पास रखते हो, आपका एक बॉन्ड बनता है ईश्वर के साथ, जहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, न जाति के आधार पे, न कास्ट के आधार पे, न आयु के आधार पे, और नहीं आपके वेल्थ के आधार पे, है ना। आगे क्या बोलते हैं, माई फादर कुड कॉन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। ये कहते हैं मेरे जो पिता है ना, बड़ा ही साधारण भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में क्या करते थे, स्पिरिचुअल जो कॉम्प्लेक्स चीज होता था, बड़ा देखो स्पिरिचुअल मैटर्स बड़ा ही जटिल चीज है, थोड़ा टेढ़ा है, बट मेरे पिता क्या करते थे, ये स्पिरिचुअल मैटर जो इतने जटिल है, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनको भी बड़ा साधारण भाषा में, लोकल लैंग्वेज में क्या करते थे, समझा देते थे। अंडरलाइन करो, मेरे पिता क्या करते थे, इस कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल मैटर्स, जो इतना जटिल जो आध्यात्मिक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको बड़ा साधारण, बड़ा नॉर्मल और लोकल लैंग्वेज में, तमिल में क्या करते थे, समझा देते थे। He once told me, एक बार वो मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलते हैं in his own time, एक ही समय, in his own place, एक ही जगह, in what he really is, समझ में आता है कि तुम क्या हो, है ना, and in the stage he has reached, और इस स्टेज में आप क्या करते हो, पहुंचते हो, गुड और बैड, यहाँ पे इसी जगह पे तुम क्या करते हो, एक जगह पे पहुंचते हो जहां पे तुम अपने आप को डिसाइड कर सकते हो what is good and what is bad, क्या सही है क्या गलत है। every human being is a specific element। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता कहते थे हर इंसान इस पृथ्वी पे एक स्पेसिफिक एलिमेंट है। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक मतलब खास, तो बोलते हर इंसान जो है क्या है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट है।
हर व्यक्ति एक अपने आप में क्या है, एक विशिष्ट उसके अंदर कुछ खासियत है। बोलते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग इज स्पेसिफिक एलिमेंट, हर व्यक्ति अपने आप में खास है। विद इन द होल ऑफ मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ डिवाइन पावर है। डिवाइन पावर मतलब दैवीय शक्ति, कुछ ऐसा शक्ति है जो उसी में है, और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिवाइन शक्ति है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्किल है, कुछ ना कुछ दक्षता है, कुछ ना कुछ खासियत है। कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा फाकी मारता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो आगे देखो, सो व्हाई बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज। तो बोलते हैं जब हमको पता है कि हर इंसान खास होता है, हर इंसान के पास डिवाइन पावर होता है, तो फिर भी हम क्यों डिफिकल्टी से डरते हैं? व्हाई बी अफ्रेड डिफिकल्टी, काहे डरते हैं हम परेशानी से? सफरिंग, क्यों हम लोग, जब हम लोग के जीवन में कोई सफरिंग आता है, स्ट्रगल आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? डरने लगते हैं, भागने लगते हैं, है ना, गिव अप कर देते हैं, प्रॉब्लम से डरते हैं। क्यों डरना क्यों है? When troubles come, जब परेशानी आती है, try to understand the relevance of your problem and your suffering, है ना। जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि परेशानी क्यों आई है, इसके रिलीवेंस के बारे में समझना चाहिए कि आया है तो क्यों आया है। लेकिन हम लोग क्यों छोड़ के बाकी सब समझते हैं? भगवान हमको ही काहे दुख दिया है, भगवान हमारे ऊपर ही सारा दुख काहे दे रहा है, लग रहा है कि हमसे इनको पर्सनल दुश्मनी है। कई बार लोगों को लगता है ये वो समस्या खत्म नहीं आता, दूसरा समस्या आ जाता है। तो हमें समझना ये चाहिए कि आ कह रहा है, बट हम वाई को छोड़ के बाकी सब समझते हैं कि हमको ही काहे आ रहा है ना। तो वही बात है। और क्या बोलते हैं? एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पिकेशन। क्या बोलते हैं? जो एडवर्सिटी होता है ना, वो हमेशा, यानी हर अवसर, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट मतलब जो दुख है हमेशा अपने साथ लाता है अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पिकेशन। आत्म मंथन करवाने के लिए तुम्हारे पास अवसर आता है, मतलब हर दुख अपने साथ एक ना एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। बट उस दुख के पहले, दुख आते ही हम लोग गिव अप कर देते हैं, जिससे दुख के साथ जो अवसर आया था वो भी हमारे हाथ से चला जाता है। तो हमें दुखों को सहना चाहिए, दुखों के साथ फाइट करना चाहिए, क्योंकि उस दुख को अगर फाइट कर देते हैं तो हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हर एडवर्सिटी, हर दुख अपने साथ क्या लाता है? एक अवसर लेकर आता है। लेकिन बात यह है कि उस अवसर को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उस दुखों से लड़ेंगे। दुखों से तो लड़ते ही नहीं, पहले ही गिव अप कर देते हैं। अभी वाला पढ़ा दे, थोड़ा सा बचा हुआ है। Why don't you say this to people who come to you for help and advice? अब बोलते हैं why don't you say this people to who come to you for help and advice? तो बोलते हैं आप काहे नहीं बोलते, जो आपके पास लोग आते हैं उनको काहे नहीं बोल देते हो कि मेरे पास मत आओ, तुम्हारे अंदर इतना साहस है, तुम्हारे अंदर इतना शक्ति है कि तुम दुखों को क्या कर सकते हो? समाधान कर सकते हो। ये अपने पिता से पूछ देते हैं। तो जो आपके पास हेल्प और एडवाइस मांगने आते हैं तो ये ज्ञान काहे नहीं देते हो? हमको ज्ञान दे रहे हैं आप। हाँ, तो बोलते हैं आई आस्क्ड माय फादर, ये अपने पिता से पूछ लेते हैं। He put his hands on my shoulder and looked straight into my eyes. हाँ, पिता बोलते साला इतना बड़ा हो गया है। हाँ, उसके कंधा पे हाथ रखते हैं और कुछ समय तक उसको देखते रहते हैं उसके आंखों में, और ये मानो ऐसा कि उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और उसको देखने को इतना मैच्योर हो गया, ये सवाल पूछ दिया है ना। फॉर क्वाइट सम टाइम ही सेड नथिंग, कई समय तक तो देखते रहते हैं, इनके पिता उसके आंखों में कुछ कहते नहीं है। As if he was judging my capacity to compare in his words, मानो ऐसा लगता है कि जो सवाल मैंने उनसे पूछा वो मेरे आंखों में देखकर जज कर रहे हैं कि ये सोच समझ के पूछा था क्या अनझट के निकल गया मुंह से इसका, है ना। कई बार ऐसा होता है, इंसान गलती से पूछ लेता है कोई चीज, है ना। कई बार इंसान सोच समझ के पूछता है, तो ये जानना चाहते थे कि क्या है ना। देन ही आंसर्ड इन अ लो, तब जाकर वो क्या करते हैं? बड़ा ही धीमा, डीप वॉइस में, गहरा हल्का आवाज में आंसर देते हैं। हिज आंसर फिल्ड मी विद अ स्ट्रेंज एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। और मेरे पिता ने जो मेरे को आंसर दिया, उसने मेरे को क्या किया? जोश से भर दिया, उमंग से भर दिया, एनर्जी से भर दिया मेरे को। क्या आंसर दिया भाई? देखो क्या बोलते हैं, व्हेनेवर ह्यूमन बीइंग फाइंड देमसेल्फ अलोन। ध्यान समझना, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज सीखने को मिलेगा इस लाइन से। क्या बोलते हैं? Whenever human being finds themselves alone, बोलते जब एक इंसान क्या होता है? अपने आप को अकेला पाता है। So as a natural reaction, तो एक नेचुरल प्रतिक्रिया होता है। क्या प्रतिक्रिया होता है?
दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनी। वो क्या करता है, वो खोजने लगता है कि कोई ऐसा कंपनी मिल जाए, कोई एक ऐसा दोस्त मिल जाए, कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे दुखों को समझे, जो मेरे दुखों में भले सॉल्व ना करे तो क्या हुआ, मेरे साथ खड़ा रहे, मेरे को हिम्मत दे, है ना। तो जब इंसान अकेला रहता है ना तो कंपनी खोजता है कि शायद कोई मिल जाए। Whenever they are in trouble, और जब कोई व्यक्ति परेशानी में रहता है, they look for someone to help them। वो खोजता है कि कोई ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो मेरे को क्या करे, सहायता करे, मदद करे। Whenever they reach an impasse, वास्तव में जब क्या होता है कि बहुत ज्यादा इम्पास, यानी इम्पास मतलब सिचुएशन जहां पे वो ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे जा सकता है, ऐसा सिचुएशन में जब कोई व्यक्ति फंस जाता है, they look to someone show them the way out। सो देखने लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरे को रास्ता दिखाए कि किस रास्ते पे कैसे चलना है। जब इंसान फंस जाता है कहीं पे, अब वो आगे जा पा रहा है ना पीछे जा पा रहा है, दिमाग पूरा ब्लॉक हो गया है, तो उस टाइम पे वो खोजता है कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो धक्का मार दे और कहे कि इस रास्ते पे चलो, है ना। सो इंसान के साथ होता है। एवरी रिकरेंट एंग्विश लॉन्गिंग डिजायर फाइंड्स इट्स ऑन स्पेशल हेल्पर। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि जब वो दुख में रहे, जब वो पूरे तरीके से परेशान हो जाए तो एक व्यक्ति मिले जो व्यक्ति क्या करे, उसको हेल्प करे। फॉर द पीपल हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस, क्या बोलते हैं, जो लोग बहुत परेशानी में मेरे पास आते हैं, आई एम बट अ गो बिटवीन इन देयर एफर्ट टू प्रोपिटेट डोमिनिक फोर्सेस विद प्रेयर एंड ऑफरिंग। और क्या बोलते हैं, जब लोग क्या होते हैं मेरे पास आते हैं परेशानी लेकर, तो मैं उनके परेशानी और उनके प्रार्थना के बीच खड़ा रहता हूं। यानी मैं एनिमी, यानी एक डिवाइन पावर और एक जो डेमोनिक पावर है, डेमोनिक मतलब शैतानी शक्ति, उन दोनों के बीच में खड़ा होता हूं, तो उनको लगता है कि मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं उनको कह देता हूं उस टाइम पे कि तुम खुद ही कर सकते हो। तो नहीं, एक नेचुरल चीज होता है कि इंसान जब अकेला परेशानी में होता है तो चाहता है कि भले कोई मेरा कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन मेरे साथ रहे, हिम्मत रहे एटलीस्ट, है ना। आगे क्या बोल रहा है, दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल। बोलता है हमको पता है ये सही अप्रोच नहीं है, शुड नेवर बी फॉलोड, इसको फॉलो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको ज्यादा फॉलो करने से एक इंसान क्या होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, हर समस्या में, हर प्रॉब्लम में वो दूसरे को खोजेगा, ये भी सही नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। One must understand the difference between a fear-ridden vision of destiny and vision that enable us to seek the enemy of fulfillment within ourselves। बोलते एक व्यक्ति को ये बात समझना चाहिए कि एक व्यक्ति के अंदर ही क्या होता है, दो चीज होता है। एक व्यक्ति के अंदर ही क्या होता है, एक व्यक्ति के अंदर डर होता है, और एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक ही व्यक्ति के अंदर दो चीज होता है, डिवाइन पावर भी होता है, डेमोनिक पावर भी होता है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा किस टाइम पे कौन सा पावर का इस्तेमाल करना है और डेमोनिक पावर को किस तरीके से परास्त करना है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति अपने जीवन का दुविधा, अपने जीवन का समस्या खुद ही पाल लेता है। तो बोलते हर व्यक्ति के अंदर शैतान होता है, बस उस शैतानी शक्तियों को जो है वो जानता नहीं है, समझता नहीं है, उसको समझना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं, आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM। ये बोलते हैं कि मेरे को पता है, मेरे को आज भी याद है कि मेरे पिता अपना दिन का शुरुआत करते थे सुबह सुबह 4 बजे। और कैसे शुरुआत करते थे, बाय रीडिंग नमाज। अंडरलाइन करो, इनके पिता कितना बजे सुबह उठते थे, 4 बजे, है ना, 4 बजे सुबह, रीडिंग बाय द नमाज। और किससे शुरुआत करते थे दिन, नमाज पढ़, बिफोर डाउन, है ना। आफ्टर द नमाज के बाद क्या करते थे, यूज्ड टू वॉक डाउन टू स्मॉल कोकोनट ग्रोव बियॉन्ड अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर होम। क्या बोलते हैं, और उसके बाद ये बोलते हैं कि जब नमाज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद मेरे पिता क्या करते थे, वॉक पे जाते हैं। और वॉक पे जाते हैं कहां पे, एक छोटा सा नारियल का बगीचा है जो हम लोग का, हम लोग का है, अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर होम। अंडरलाइन करो, जो मेरा घर से कितने दूरी पे है वो कोकोनट ग्रोव का लगभग 4 मील, है ना। He would return with about a dozen of coconut। और जब वहां से वापस लौटते थे तो डजन ऑफ कोकोनट अपने साथ लाते थे, यानी बहुत सारा दर्जन कोकोनट जो है टाइड टुगेदर मतलब क्या करते थे, एक साथ बांधकर, थ्रोन ओवर हिज शोल्डर, वो अपने कंधा पे रखकर क्या करते थे, लाते थे। एंड ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट। और तब जाकर वो क्या करते थे, अपना नाश्ता किया करते थे। This remained his routine even when he was in late 60। और ये रूटीन तब तक रहा जब तक कि वो 60 सालों
नहीं हो पाया, मतलब 60 सालों तक ये रूटीन चलता ही रहा। आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ, मैं अपने पूरे जीवन में ट्राई टू इम्यूलेट, मैं कोशिश करता हूं उन तमाम चीजों को क्या करना, लाना, माई फादर इन माई ऑन वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बोलते हैं मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अपने जीवन में अपने पिता के जो आदर्श है उसको उतारूं अपने किस दुनिया में, साइंस और टेक्नोलॉजी। मेरे जितने भी पिता जो बात कहते थे उन तमाम बातों को मैं अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के दुनिया में उतार देना चाहता था। आई हैव एंडेवर्ड टू अंडरस्टैंड, मैं पूरे तरीके से क्या था, एंडेवर्ड हूं ये समझने के लिए कि द फंडामेंटल ट्रूथ रिवील्ड टू मी बाय माय फादर, जो मेरे पिता मेरे को मौलिक सच्चाई बताए हैं उस सच्चाई को लेकर ही मैं आगे बढ़ूं। एंड फील कन्विंस्ड, मैं अपने आप को पूरी तरीके से सहमत मानता हूं, देयर एग्जिस्ट अ डिवाइन पावर, जो पिता कहते थे कि डिवाइन पावर एग्जिस्ट करता है, ये बोलते हैं मेरे को विश्वास होता है कि हर जगह क्या होता है, एक डिवाइन पावर एग्जिस्ट करता है, दैट कैन लिफ्ट अप वन फ्रॉम कंफ्यूजन, मिसरी, मेलंकली, फेलियर एंड गाइड वन टू वंस ट्रू प्लेस। और बोलते हैं एक डिवाइन पावर होता है जो व्यक्ति को परेशानी, दुख, दुविधा, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस हर जगह से उसको अपलिफ्ट करता है और एक व्यक्ति को वहां पे ले जाता है जहां पे वो जाना चाहता है। एंड वंस एन इंडिविजुअल सेवर इज इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्ड, एक बार कोई व्यक्ति जब क्या होता है अपना इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड स्टैब्लिश कर लेता है, यानी अपने बॉडी के साथ इमोशन को कंट्रोल कर लेता है, सो ही इज ऑन द रोड टू फ्रीडम, तभी समझो कि वो क्या है, स्वतंत्रता के रास्ते पे है, आजादी के रास्ते पे है, हैप्पीनेस के रास्ते पे है, पीस के रास्ते पे। तो इस तरीके से हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ स्ट्रॉन्ग रूट्स का, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास इसका तुम लोग फीडबैक हम भेज दे रहे हैं पीडीएफ को, और वहां पे तुम लोग फीडबैक दे देना, ठीक है। इजी है, जितना हम पढ़ा है वहां से ही सारा क्वेश्चन आता है। सो हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास जो है मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ, तब तक जो है इसका फीडबैक जो है नेक्स्ट क्लास हम लेंगे। थैंक यू।